मेरे साथ पंकज मिश्रा आ गए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इकोनॉमी को बड़े अच्छे से समझते हैं। पहले प्रधानमंत्री ने जो कहा कि ये हर तबके का बजट है, इसका बजट, इस बजट का दिल जो है वो गांव में है, आपको ठीक लग रही है ये बात? बाकी रूरल इकोनॉमी इस बजट से उसको रफ्तार मिलेगी? सर कह तो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो एलोकेशंस करे हैं एक्सपेंडिचर के, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इस बार कुछ ज़्यादा ही एम्फेसाइज किया है, कंसिडरिंग कि अब आप ये भी कह सकते हो कि 4-5 स्टेट्स में इलेक्शन भी हैं जो एग्रीकल्चर बेस्ड होंगे, तो फोकसिंग दैट वन ऑल्सो। और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने से ही किसानों को सबसे बढ़िया फ़ायदा होगा। वो अपनी संरचना को मजबूत करने का बीड़ा इसमें उठाया है, उससे देश नई ऊंचाई पर जाएगा। और महामारी के कारण जो अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा, उससे बाहर निकलकर अर्थव्यवस्था देश को नई गति देगी। ये बजट की विशेषता है और इसका सभी स्वागत करेंगे, क्योंकि ये बजट देश के हित में और सामान्य जनता को तरक्की की नई ऊंचाई पर ले जाने वाला ऐसा बजट है। ये ऐसे परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में रखा गया बहुत अच्छा बजट है। लेकिन जो कांग्रेस के नेता हैं वो, उन्होंने जो बयान दिया है उसमें कहा है कि जो बजट है वो डायरेक्शन लेस है एक तरह से, और गांव गरीब किसानों के लिए बजट गांव गरीब किसान, सामान्य जनता और देश, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बनता है तो गरीब भी चलता है, अमीर भी चलता है, रेलवे बनती है तो सबको फायदा होता है, जो बंदरगाह बढ़ेंगे, वाटरवेज बढ़ेंगे तो उसका भी फायदा होता है। तो ये होगा। सर एक मिनट, सर आपकी नज़र में बजट क्या है? बजट अभी की आवश्यकता, स्वास्थ्य सबकी चिंता में है। इस बजट में हेल्थ सेक्टर को सबसे प्राथमिकता वित्त मंत्री जी ने दिया है। दूसरी ओर अर्थनीति को दोबारा एक गति देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया है, और उसमें से विशेष करके कृषि क्षेत्र की एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को उन्होंने जोर दिया है। इसके कारण देश में अर्थनैतिक सर्कुलेशन होगी, देश की स्वास्थ्य के बारे में चिंता की जाएगी, शहरी इलाका में घर बनाना, नल में पानी पहुंचाना, ये सारे सेक्टर की उसमें से प्राथमिकता दी गई है। कांग्रेस ने बजट की आलोचना की। देखो, कांग्रेस पार्टी अपनी आदत से मजबूर है। तो ये धर्मेंद्र प्रधान थे, और देख रहे हैं एक एक करके सारे मंत्री आ रहे हैं और इस बजट के बारे में यही कह रहे हैं कि ये बजट ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए और देश के समाज के हर तबके के लिए लाभकारी रहेगा। पंकज, आप अपनी बात कंप्लीट करिए, और साथ में मिडिल क्लास पर जो इस बार उसका जो स्टेटस है उसे अनचेंज्ड छोड़ दिया गया है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, उस पर तो मैं यही कहूँगा कि अल्टीमेट जो बर्डन है खर्चे का, वो मिडिल क्लास पे थोड़ा सा बढ़ गया है। क्योंकि मैं बताऊं कि कुछ चीज़ें हैं, मोबाइल हैं, चार्जर हैं, पावर बैंक है, इम्पोर्टेड हैं, सोलर इन्वर्टर है, लेदर आइटम है, ये सारी चीज़ों के कॉस्ट बढ़ने वाले हैं। तो ये कॉस्ट जो बढ़ेगा तो इसका बर्डन किसके ऊपर आएगा? इनडायरेक्टली इसका जो बर्डन है वो आपका आम आदमी बियर करेगा, कंज्यूमर ही। यही तो वो एक डिफरेंस आ जाता है। मिडिल क्लास को आम आदमी नहीं समझा जाता है। हाँ, मतलब मिडिल क्लास तो मिडिल क्लास से नीचे वाले तबके वाला है। हाँ, मिडिल क्लास मतलब मैं तो आम आदमी ही समझता हूँ उसको। जब तक मिडिल क्लास को उठ के आप उसको एडवांस लेवल में नहीं लेके जाओगे, तब तक तो वो आम आदमी भी नहीं है। कंसिडरिंग आज के डेट में जितना इन्फ्लेशन है और जितना डेफिशिएट है, उसको ध्यान में रखते हुए मिडिल क्लास को मैं आम आदमी की तरह ही कंसिडर करूंगा, जो मेरा मानना है। और दूसरा, आप बताओ कि आयरन, स्टील, नायलॉन क्लॉथ्स, कॉपर और इन सारी चीज़ों को जो है ये सस्ते कर दिए हैं इन्होंने। ये सस्ते करने से एक ये बेनिफिट हो सकता है कि जो जीडीपी रेट है, जीडीपी है, उसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आएगी, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोड्यूस बढ़ेगा इन टर्म्स ऑफ ऑटोमोबाइल सेक्टर। क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट आपका थोड़ा कम होगा। अनएम्प्लॉयमेंट कम होने से अकॉर्डिंगली फिर ग्रॉस जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें, उसके प्रोडक्शन में डेवलपमेंट आएगी। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट डेवलप होगा आपका, तो अकॉर्डिंगली इसका इम्पैक्ट जो है जीडीपी के ऊपर पड़ेगा। और फिर जैसे ही जीडीपी आपका इंप्रूव होगा तो कहीं ना कहीं गुड्स जो हैं, जो कॉस्ट हैं आम लोगों के लिए, वो कॉस्ट कहीं ना कहीं कम जरूर, यानी मिडिल क्लास पर इसका असर जो है वो आने वाला है। क्योंकि अगर देखिए खर्च ज्यादा हो लेकिन पॉकेट में पैसा हो, तभी उसको आप कर पाओगे। तो इससे कुछ ना कुछ पैसा जो है आम आदमी के पॉकेट में जरूर आएगा। ओके, सुयश गुप्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुयश, सुन पा रहे हैं मुझे?
जी एकदम सुन पा रहा हूँ। हाँ सुयश, आपके क्या विचार हैं इस बजट पर जिसे अनप्रेसिडेंटेड बताया जा रहा है? देखिए अनप्रेसिडेंटेड बजट है, खासकर जो अभी फाइनेंशियल लिमिटेशंस हैं, और ये पूरी दुनिया में जो निर्मला सीतारमण जी ने पिछले साल भी कोविड के आने के बाद जो इंटरिम एक फाइनेंशियल पैकेज का ऐलान किया था, तो वो सारी चीजें देखते हुए जो हमारे पास फाइनेंशियल जो हम लोग फिजिकल स्पेस बोलते हैं वो लिमिटेड है, और फिजिकल स्पेस जो लिमिटेड है उसके हिसाब से हमने फिर भी जो हेल्थ में इंक्रीज किया है जो अलॉटमेंट, तो ये इट्स अ फॉरवर्ड लुकिंग बजट। ये बजट फॉरवर्ड लुकिंग बजट है। इसमें मैं ऑटोमोटिव सेक्टर से आता हूं, ऑटोमोटिव सेक्टर की तरफ से एक बात ये कहना चाहता हूं कि आज हम लोग कोविड के बाद जो चाइना वाला फैक्टर है उसकी तरफ हम लोगों ने आंखें बंद करी हैं, जबकि मोदी जी की हमेशा काफी फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसीज रही हैं। लेकिन आप ये देखें कि गडकरी जी ने लोकसभा में कुछ साल पहले खुद ही बोला कि जो ज्यादातर रिसोर्सेज हैं लिथियम आयन या कोबाल्ट के जो बैटरी के लिए है वो सारे चाइनीज ऑलरेडी ले चुके हैं, लेकिन हम लोग फिर भी अभी आंख बंद करके फेम 1 फेम 2 की जो फंडिंग के थ्रू जो आगे बढ़ रहे हैं और उसको इलेक्ट्रिक फिर भी हम लोग नीति आयोग के थ्रू परस्यू करा रहे हैं। वो पॉलिसी हिंदुस्तान के लिए कितनी सही है कितनी सही नहीं है। आज दुनिया के जो 20 सबसे पोल्यूटेड देश हैं उनमें 14 सिटीज हिंदुस्तान में, और उसमें हमने 2,500 करोड़ की फंडिंग दी है, लगभग 2200-2300 करोड़ की फंडिंग है जो वित्त मंत्री जी ने दी है। वो काफी नहीं है, हमें पॉलिसी मेजर्स क्लीन एयर के लिए, अदरवाइज हर साल जैसा होता है दिल्ली बंबई, और हम लोग हर साल जब सर्दियां आती हैं उस समय बड़ी बड़ी बातें होती हैं, और बातें होकर जब सर्दी चली जाती है वो बातें भी ठंडी पड़ जाती है, और हर साल ये आज की बात नहीं है, 5 साल 10 साल हर साल ये पोल्यूशन चला जाता है। तो मेरे को लगता है कि बाकी सब चीजों में ठीक किया है, लेकिन जो एक क्लीन एयर का जो कंसेप्ट था, क्लीन एयर के लिए जो फंडिंग है सरकार ने वो इनफ नहीं दी है, और सरकार को इलेक्ट्रिक और सीएनजी के आगे एलपीजी जैसे जो हैं, जो आज हिंदुस्तान में खपत 4 लाख टन की है, कोरिया की 40 लाख टन की ऑटो एलपीजी में, तो हम लोग काफी सरकार को हमने लिखा भी है, प्रधानमंत्री जी को भी लिखा है, तो उस चीज में शायद हम लोग इस बार दोबारा ये गाड़ी मिस कर गए हैं, लेकिन हम लोग फिर भी इनको उनके साथ पुट अप कर रहे हैं। जाहिर है 15% ऑटो पार्ट्स पर जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है उससे गाड़ियां तो जरूर महंगी होगी, और इसका असर आप कह रहे हैं कि ऑटो इंडस्ट्री पर पड़ने वाला है। इधर हम देख रहे हैं मार्केट जबरदस्त उछाल मार रहे हैं, 2300 पॉइंट्स बढ़ गए। मुकेश पांडे, 2300 पॉइंट्स मार्केट उछाल मार रहा है, 2300 पॉइंट्स, ऐसा क्यों? सर शेयर मार्केट ऑलवेज सेंटिमेंट से रिलेटेड है लोगों के, बहुत पॉजिटिव होप है इससे लोगों का, तो वो शेयर मार्केट पे इम्पैक्ट हो रहा है इसका। 2300 पॉइंट सर, 2300 पॉइंट्स ऐसा है, देखिए कि मार्केट वो सेंटिमेंट्स है, पर जो अभी पॉइंट इन्होंने पॉल्यूशन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए कहा, इसके बारे में मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आज की तारीख में सोडियम आयन टेक्नोलॉजी आ गई है, और उसके लिए 100% इंडिजिनस रॉ मटेरियल और टेक्नोलॉजी दोनों अवेलेबल हैं। वी आर नॉट गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन लिथियम आयन। लिथियम बैटरी हैज़ गॉट लॉट ऑफ रिस्क फैक्टर, हैजर्ड, इसका एनवायरमेंटल हैजर्ड भी बहुत ज़्यादा है, और इसके साथ में इसकी जो जहाँ पर प्रोडक्शन है वो भी भारत से बाहर है, तो उस पर बहुत बड़ा जो है इम्पोर्ट एलिमेंट है। इसी तरह टोयोटा में जो बैटरी लग रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, दैट गोज फॉर रीप्रोसेसिंग बैक टू जापान। इसकी जगह जो सोडियम आयन बैटरीज हैं उसके अंदर 90% बायोडिग्रेडेबल है, एंड देयर लाइफ इज ऑलमोस्ट 20 years, एंड दैट विल बी इन लॉन्ग रन फार फार चीपर देन दिस, एंड इट विल बी नॉन पोल्यूटिंग। सो ऐसा नहीं है। दूसरी चीज ये है कि अभी मुझे पता नहीं कितने लोगों को पता है, पर हाइड्रोजन सेल टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत बड़ा काम हो रहा है, जिसमें काफ़ी सारे इंडियन रिसर्चर्स हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर है, काफ़ी लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं आने वाले टाइम में इवन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विल बी लेफ्ट बिहाइंड, वी विल हैव हाइड्रोजन फ्यूल। ऑलराइट, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।